नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक नए टॉपिक में जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। प्रारंभ करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1784 में विलियम जोन्स, तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर विलियम जोन्स का, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं और इनकी मदद की उस समय वारेन हेस्टिंग्स ने। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इस गवर्नर जनरल ने इनकी मदद की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने के लिए, तो वारेन हेस्टिंग्स का आप नाम बताएंगे। वारेन हेस्टिंग्स इनके दोस्त भी थे और उन्होंने इस संस्था को स्थापित करने में इनकी काफ़ी मदद की। 1832 में इसका नाम बदल दिया जाता है। पहले जब ये खोला जाता है 1784 में तो इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी था, बाद में इसका नाम बदल करके द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। अब इस संस्था की स्थापना क्यों की जाती है, इसको चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे अंग्रेज हैं, कुछ ऐसे विदेशी हैं जो ऐसा समझते थे, ऐसा मानते थे कि जो भारतीय साहित्य है उसमें कुछ ज्ञान छिपा हुआ है। इसी ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद उनको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, और ट्रांसलेट करके उस ज्ञान को हम यूरोप में ले जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। ये इस संस्था का पुराना तस्वीर है। जब स्थापित किया गया था तो इस तरह का कुछ दिखता था, बाद में उसकी बिल्डिंग बदल दी जाती है और प्रेजेंट टाइम में ऐसी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है। प्रेजेंट टाइम में भी ये संस्था है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप विलियम जोन्स को बताएंगे। विलियम जोन्स एक प्रकार के फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट भी समझ लेते हैं, ये भी जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलोलॉजिस्ट उससे कहा जाता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जो भाषा विज्ञानी होते हैं, भाषाओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं के बारे में रिसर्च करते हैं, ऐसे लोगों को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस विज्ञान की शाखा को फिलोलॉजी कहा जाता है। एक और शब्द यहाँ पर आ जाता है इसी टॉपिक से संबंधित, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? तो जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं नई, तो उसमें तमाम सोर्स लेते हैं, यानी तमाम किताबें इकट्ठा करते हैं। उन किताबों को पढ़ करके उससे तमाम चीज़ों को निकाल करके अपने हिसाब से हम जब पुस्तकें लिखते हैं, तो जिन सोर्सेस के माध्यम से हमने उस किताब को लिखा है वो सारे सोर्सेस का हम पीछे जिक्र करते हैं और उसी जिक्र को या उसी टेबल को ही हम बिब्लियोग्राफी कहा करते हैं। हम जनरली रेफरेंस भी कह सकते हैं, तो रेफरेंस जो देते हैं उसी को बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी को स्थापित करने में विलियम जोन्स की मदद की थी चार्ल्स विल्किंस ने। ये चार्ल्स विल्किंस का तस्वीर है और चार्ल्स विल्किंस के अलावा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी इस काम में मदद की थी। और अलेक्जेंडर हैमिल्टन पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आकर के संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो है। आगे चल कर के चार्ल्स विल्किंस ने कुछ काम किया था। इस हेडिंग में हम तमाम सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे जो इस संस्था के द्वारा अनुवादित की जाती हैं। इस संस्था के द्वारा अनुवादित जो सबसे पहली पुस्तक है वो भगवत गीता है। भगवत गीता का इस संस्था के स्थापित होने के एक साल बाद ही 1785 में अनुवाद किया जाता है। चार्ल्स विल्किंस ने इस पुस्तक को अनुवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक अन्य पुस्तक है हितोपदेश। हितोपदेश आपने हाई स्कूल या इंटर में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसमें तमाम सारे श्लोक होते हैं और वो श्लोक जो हैं अपने दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होते हैं। हितोपदेश में जानवरों के ऊपर, लोगों के ऊपर कुछ कहानियाँ बनाई जाती है और उन कहानियों से हमें सीख लेनी होती। आपने एक कहानी अगर सुनी होगी बचपन में, 2 हंस होते हैं और एक कछुआ होता है। कछुए को ले जाते हैं सैर कराने के लिए डंडे में बैठाल करके, तो वो कहानी सब इसी से हैं। हितोपदेश से ही आगे चल करके डेवलप होकर के पंचतंत्र की कहानियों को लिखा जाता है। चार्ल्स विल्किंस ने इस पुस्तक का भी अनुवाद करवाया 1787 में। ये भगवत गीता का वो फ्रंट पेज है जो इनके द्वारा अनुवाद किया जाता है। इस संस्था के द्वारा अन्य पुस्तकें हैं जो अनुवादित की जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, कालिदास की पुस्तक है और इसका अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद गीत गोविंद एक पुस्तक है, इसका अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा ही किया जाता है 1792 में। गीत गोविंद के बारे में हल्का से जान लेते हैं। ये पुस्तक रची जाती है, एक भारतीय व्यक्ति संस्कृत में रची जाती है जयदेव के द्वारा। 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा इसका रचना की जाती है और इस पुस्तक में मेनली राधा कृष्ण और गोपियों के संबंधों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनका अनुवाद किया जाएगा और उनको ले जाया जाएगा। इसके बाद हम एक अन्य फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, मनुस्मृति आप अच्छी तरह से जानते हैं।
मनुस्मृति एक प्रकार का दंड संहिता है। दंड संहिता का मतलब ये है, इसमें दंड विधान दिया गया है, किस बुरे काम को करने में क्या दंड आपको दिया जाएगा। तो मनुस्मृति वह पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है। यानी अभी आपको जो 4 पुस्तकें बताई गई, इन 4 पुस्तकों से पहले ही मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया जाता है। यानी जब ये संस्था खुली ही नहीं हुई थी, 1784 में संस्था खुलती है और ये जो पुस्तक है मनुस्मृति, इसका अनुवाद 1776 में ही कर दिया जाता है। यानी लगभग 10 साल पहले इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका था मनुस्मृति का। किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। जेंटू का मतलब होता है इंडोजेनस पीपल, यानी हम लोगों की यहाँ पर बात की गई। जेंटू का मतलब हम लोग, चाहे हम भारत के जितने भी लोग हों, चाहे तमिल हो, मलयालम हो, हिंदी पट्टी के लोग हों या मराठी हों, गुजराती हों, इन सब लोगों के लिए एक लॉ था। उस लॉ का इन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक को अनुवादित करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स आए थे और वारेन हेस्टिंग्स ने 11 ब्राह्मणों को अपॉइंट किया था। 11 ब्राह्मणों का काम ये था कि इस पुस्तक को उन्होंने फ़ारसी भाषा में अनुवादित किया था सबसे पहले। और फ़ारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद एक व्यक्ति थे ब्रेस्ले हालहेड। ब्रेस्ले हालहेड ने इसको फ़ारसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। यानी ए कोड ऑफ जेंटू लॉज ऐसी पुस्तक थी जिसको डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। पहले मनुस्मृति को कन्वर्ट किया जाता है फ़ारसी में 11 ब्राह्मणों के द्वारा, और फिर फ़ारसी से इस अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि बाद में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद मनुस्मृति को दोबारा से इन लोगों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पहली पुस्तक भारत की कौन सी थी, तो मनुस्मृति थी। किस नाम से इसका अनुवाद किया जाता है? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। हालांकि जब सोसाइटी की स्थापना होती है उसके बाद इसका पुनः अंग्रेजी में एक बार फिर अनुवाद किया जाता है। तो इस तरह से छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में हम भारतीय प्रेस का विकास पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।